हेलो गाइस, मैं विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउ द पार्ट 1 एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्लास। मेरा नाम है विवेक पांडे और मैं यहां पे लेके आया हूं आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास जो टारगेटेड है मेरा आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क। साथ ही साथ जिन बच्चों का आरबीआई का पेपर है वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है गाइस। तो जिनका आरबीआई का पेपर है वो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है और साथ ही साथ हमारा आईबीपीएस वाला एग्जाम जो है वो तो कवर करेंगे ही करेंगे। चलो गाइज, तो ये तो मैंने बता दिया कि किन बच्चों के लिए बेनिफिट है। साथ ही साथ मैं बता दूं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कल ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ऑलरेडी कल की क्लास में हम लोगों ने इसका डिस्कशन कर लिया था। अब आगे क्या पड़ता है, वन बाय वन सबको डिस्कस करना। तो आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्टार्ट करने से पहले दो काम जो आपका है। पहला काम, लिंक को कॉपी करना है और इसे शेयर कर दीजिए अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में सबको जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मेरी क्लास जो है वो औरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, तो गाइज इसे अपने सारे ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हर दिन की बात ही जैसे मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं वो मैं आपको करूंगा यहाँ पे। पहला इंफॉर्मेशन गाइस, हम लोगों ने रिसेंटली 4 नया चैनल लॉन्च किया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ गाइस, ये मेरी यूट्यूब क्लास की शेड्यूल है। अब मैं बता दूं 11 बजे क्लास जो हमारी आती है ये आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जाम के लिए आता है, वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल पे। ठीक है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 6:30 PM में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की क्लास। वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे एसओआईटी का पेपर देना चाहते हैं, जैसे कि वो आप DSSB का पेपर देना चाहते हैं, इसरो का पेपर देना चाहते हैं, इन शॉर्ट जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स आते हैं वो अगर पेपर की तैयारी करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो शाम 6:30 बजे मिलना मत भूलिएगा वाईफाई स्टडी 2.0 पे। और शाम 5 बजे आता है मेरा बेसिक कंप्यूटर फॉर पटवारी एंड पुलिस, और वो भी आता है वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी यूट्यूब क्लास की शेड्यूल हो गई। साथ ही साथ मेरी अनअकैडमी पे आज की जो स्पेशल क्लास है 7:30 बजे रखी गई है, बेसिक कंप्यूटर फॉर आरपीएससी स्टूडेंट के लिए। जो आरपीएससी स्टूडेंट है, वैसे बेसिक कंप्यूटर है तो आप लोग बैंकिंग वाले बच्चे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। 7:30 बजे आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। और 9 बजे आता है वो मेरा कंप्यूटर साइंस का पेड कोर्स जो अभी ऑलरेडी रन कर रहा है। अनअकैडमी आप मुझे मेरी क्लासेस लेने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, सर्च करना है विवेक पांडे, दैट इज माय नेम, और मुझे वहां पे फॉलो करना है। साथ ही साथ गाइस, अनअकैडमी में नया बैच ला रहा हूं, कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क। ये आपके लिए बैच है। अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लें। दूसरा पॉइंट आता है सर सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट क्या होता है, तो गाइस दिस इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। पहला बेनिफिट, लाइव इंटरेक्शन विद एजुकेटर। आप हमसे लाइव इंटरेक्ट होकर पढ़ाई करते हैं। लाइव पॉल ऑन योर परफॉर्मेंस, आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है सब लोग लाइव पॉल के जरिए दिखाते हैं। तीसरा अगर आता है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और चौथा, ऑल सब्जेक्ट इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। सारे सब्जेक्ट की आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में क्लास मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग लेना है, प्री का अलग लेना है, मेंस का अलग, ऐसा कुछ नहीं। आप एक सब्सक्रिप्शन लो और सारी क्लासेस एक्सेस कर लो। साथ ही साथ वीकली क्विज सेशन मिलता है और आपको हर क्लास की पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में मिलते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड नेक्स्ट वन इज, हाउ कैन आई ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सेकेंड ऑप्शन, चूज योर गोल। इफ योर गोल इज बैंक देन चूज योर गो बैंक, अदरवाइज जो भी आपका गोल है। तीसरा स्टेप, गेट सब्सक्रिप्शन। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे टिक आउट करना है। और चौथा स्टेप, आपके प्राइस लिस्ट आएंगे फॉर 6 मंथ, फॉर 12 मंथ एंड फॉर 24 मंथ। बेस्ड ऑन, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया है तो आपके लिए 6 मंथ सफिशियंट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो 12 मंथ के लिए आपको चाहिए। लेकिन अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट है तो यू शुड गो विथ 24 मंथ। तो गाइज ये आ गया प्राइस का डिनोमिनेशन। जो भी फी है वहां पे एक रेफरल कोड आपको इंप्लीमेंट करना है। द रेफरल कोड नेम इज पांडे 11, PANDEY 11। इससे आपको क्या होता है कि 10% का वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ आप पेमेंट जो है किसी भी मोड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई रेफरल कोड पांडे11 टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। तो गाइज ये थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में जानकारी हो गई जो आपके लिए भी जरूरी है। अगर हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर बेहतरीन से सारे प्री मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन जरूरी था। चलिए, तो ये हो गए प्रारंभिक जानकारी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा
पहला टॉपिक जो हमारे सामने आज जो हमारे सामने रखा गया है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है या ऐसा प्रोग्राम भी उसे हम लोग कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जितने सॉफ्टवेयर रन करते हैं, अगर मैं व्हाट्सएप रन करवाता हूं या फिर मैं अपने यूट्यूब को रन करवाता हूं, तो ये सब के लिए हार्डवेयर के बीच में सामंजस्य बनाने का काम करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक लाइन नीचे भी लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। ये यूजर एप्लीकेशन कहने का मतलब हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर कहने का मतलब हो गया रैम वगैरह। तो सिंपल सा याद है पहला पॉइंट। एक लाइन में अगर आप कहना चाहते हो तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला इंपॉर्टेंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, ये करता क्या है, तो ये मेरा इंटरफेस का काम करता है यूजर एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं गाइस, ये मेरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो किसके बीच में मीडिएटर का, ये मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है गाइस। तो बस याद रखिएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, हार्डवेयर, और उपयोगकर्ता अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा व्हाट्सएप, यानी कि हमारा यूट्यूब, यानी कि हमारा अनअकैडमी सॉफ्टवेयर। तो गाइज हम जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करके देता है, तो वो इन्वायरमेंट मुझे क्रिएट करके देता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो नीचे एक लाइक बटन है, प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैंने यहां पे ये पूरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो बस आपके दिमाग में याद रखना है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हमारा कंप्यूटर चलता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ना रहे तो हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। एक लाइन में ये, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये हमारे पर्दे के पीछे के किरदार हैं जो हमारे कंप्यूटर को रन करवाते हैं। चलिए, ये तो हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या होते हैं। तो गाइस दिस इज अ एग्जांपल, that is a operating system, that is an linker, loader, compiler, interpreter, assembler, device driver and last one is debugger। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसे हम लोग डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते, ऑलमोस्ट सारी चीजें इनबिल्ट हमारे सिस्टम में होती है। बात समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जैसे इंस्टॉल करते हैं, लिंकर, लोडर या कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सब कुछ उसमें इनबिल्ट होता है। पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, अलग से मुझे डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन वो भी अब चला गया है। अब हम लोग प्लग एंड प्ले में काम करते हैं, क्योंकि अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इतने एडवांस हो गए कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो गाइस दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्या है, अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सर ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वन वन करके सारा पॉइंट एक बार यहां पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंपल सा बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, वही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहे थे वही चीज है यहां पे। दूसरा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, memory management, process management, handling input and output and controlling peripheral device such as a disk drive and printer। सिंपल सा याद रखिएगा, पहला काम तो इंटरफेस का करता ही करता है। दूसरा काम क्या है, हम ये कह सकते हैं जितना भी बेसिक टास्क होता है, हमारे फाइल मैनेजमेंट का काम हो गया, हमारे मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो गया, हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट का काम हो गया, हमारे हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को हैंडल करने की बात हो गई, सारे पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर को हैंडल करने की बात हो गई, हमारे जो भी एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो कैसे वर्क करेगा, उसको इन्वायरमेंट कैसे वहां देना। हम प्रिंटर अभी क्या करते हैं, प्लग एंड प्ले पे काम चलता है भाई। हमारा प्रिंटर अभी क्या करता है, प्लग एंड प्ले पे काम। वही विंडोज 95 में काम करते हैं, प्लग एंड प्ले पे नहीं चलता, वहां पे अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं उसके लिए भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना या उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इन शॉर्ट यही पॉइंट याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या
और इसका काम क्या है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे एक बार दिखाते हैं थोड़ा सा इसके, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर उपयोग करता है, यानी कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का यानी मीडिएटर का यानी ब्रिज का काम करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट से निपटने और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे परिधीय उपकरण कहने का मतलब हो गया पेरिफेरल डिवाइस को नियंत्रित करने जैसे सभी बुनियादी कार्यों को करता है। तो वो क्या कहलाता है, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो गाइज इतना तरह से मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, इससे एक्स्ट्रा एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे नोट्स को कॉपी उठाइए और बढ़िया से ऐसा नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से इसके बारे में लिख सके। हम आपको मालूम है कि हर वीक हम टेस्ट भी लेते हैं जहां पे इसी तरह सवालों का क्वेश्चन, इसी तरह सवालों का जवाब आपको वहां पे देना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉजिक क्लियर हो गया, आई होप सो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सिस्टम सॉफ्टवेयर की ओर, और वो क्या है हमारा, वो है हमारा लिंकर। मेरे प्यारे बच्चों, लिंकर क्या है इसके बारे में अगर देखते हैं, लिंकर विच इज यूज्ड टू लिंक ऑल स्मॉल प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। लिंकर एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसे आप एक प्रोग्राम की श्रेणी में रखोगे, क्योंकि बहुत जगह प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के क्या है, कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर का पूरक है, ये भी हम कह सकते हैं यहां पे। चलो तो थोड़ी हिंदी भी यहां पे देखते हैं। लिंकर है क्या, यह एक प्रोग्राम है, यह एक हो गया, एक होगा, ठीक है। यह एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग सभी छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को लिंक करके और एक निष्पादन योग्य यानी एग्जीक्यूटेबल योग्य प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। और यह जब काम होता है तो हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर उत्पन्न होता है। ये क्या एरर उत्पन्न करता है, तो ये हमारा रन टाइम एरर को उत्पन्न करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, समझो थोड़ा सा। इसको आप लोग फील भी कर सकते हो कि गाइस कोई भी अगर प्रोग्राम हम लिखते हैं तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हजारों लाइन होता है, हजारों लाइन को प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। लेकिन अब सिंपल सा भाई, अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो आउटपुट का एक ही रास्ता होगा ना, निकलने का रास्ता तो एक ही होगा ना। तो ये सारे प्रोग्राम को जोड़ के, ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को जोड़ के एक सिंगल EXE कहने का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट मींस आउटपुट फाइल। तो ये सारे फाइल को जोड़ के ये EXE बनाने का काम कौन करता है, तो वो हमारा लिंकर करता है। तो लिंकर याद रखिएगा, ये क्या है, एक छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसका काम क्या होता है, तो सारे छोटे मॉड्यूल प्रोग्राम को जोड़ के, ये छोटे छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को जोड़ के एक आपका EXE फाइल को बना देने का काम, ये EXE फाइल को बना देने का काम कौन करता है, तो ये मेरा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ही करता है, जो सारे छोटे छोटे फाइल को ऐड कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ये सब का क्या काम होता है, यानी सारे छोटे छोटे फाइल को जोड़ना और एक EXE फाइल बनाने का काम कौन करता है, तो वो हमारा लिंकर ही करता है। और इस दौरान एक एरर भी आती है जिसे हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। तो बस सिंपल सा याद रखना है, लिंकर क्या है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है, एक प्रोग्राम है जिसका काम है EXE फाइल को बनाना, जिसका काम है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जोड़ना, और इस दौरान एक एरर आती है जिसे हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। तो ये तो हो गई लिंकर की बात। मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा, याद हो गया होगा, मेमोराइज हो गया होगा, और आपने अभी तक राइट डाउन भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इसे कर ले करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, क्योंकि इन फ्यूचर एग्जाम में आपको चीजें रिवीजन करनी होगी, तो जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो सिंपल सा बात है, ये लिंकर के बारे में हो गया। अच्छा लगा है तो नीचे लाइक बटन है, प्रेस जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने सारे स्टडी ग्रुप में। चलो नेक्स्ट आता है आपका लोडर। लोडर क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लोडर भी एक प्रोग्राम है जिसका काम है इट लोड इंटायर प्रोग्राम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे भाई, मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम को जोड़ के एक छोटा EXE बना दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल तो बन गया, लेकिन ये EXE CPU के पास जाएगा तभी तो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम जितने भी होते, ये EXE बन गया।
तो ये सीपीयू के पास जाएगा तभी तो काम करेगा, या कोई भी प्रोग्राम है जब सीपीयू के पास जाएगा तभी तो काम करेगा। तो सीपीयू के पास जाएगा कैसे भाई, क्योंकि सारा प्रोग्राम तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में रखा रहता है, तो जाएगा कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोग्राम आता है यहां पे जिसका नाम है लोडर। वो बोलता है भाई मैं सारे प्रोग्राम को लोडर से उठा के रैम में ट्रांसफर कर दूंगा, मैं सारे प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठा के रैम में ट्रांसफर कर दूंगा, और रैम के बगल में कैश मेमोरी है, और कैश मेमोरी के बगल में सीपीयू है। उसके बाद सीपीयू का कहना होता है कि भाई मैं यहां से ले लूंगा। सारा प्रोग्राम कहां रखा गया था, सारा प्रोग्राम मेरा हार्ड डिस्क में रखा गया था। तो हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करने का, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी से वोलेटाइल मेमोरी में करने का, या आप ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो वो हमारा होता है लोडर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम होता है सारे प्रोग्राम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से कहां ट्रांसफर करना, यानी हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करने का काम है, वो हमारा लोडर करता है। चलो, आई होप सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। अब चलिए, जब हम लोग प्रीवियस एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करते हैं तो मुझे दो चीजें दिखती है। क्या दिखता है, दो तरह का लोडर से क्वेश्चंस हमारा आ चुका है। वैसे लोडर के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ने की आवश्यकता उतना नहीं है, आप ये भी पढ़ लो, आपके लिए सफिशिएंट है। तो गाइज, लोडर के कुछ बहुत सारे टाइप हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो यहां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहला है बूटस्ट्रैप लोडर। पहला क्या है, बूटस्ट्रैप लोडर। ये होता क्या है, इट इज अ प्रोग्राम that reside in the computer EPROM, ROM or another non-volatile memory. It is automatically executed by the processor when turning on to the computer. कहने का मतलब है कि बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है जो हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। कोई भी हार्ड डिस्क में रह सकता है, मोबाइल में हमारा डबल EPROM में रह सकता है, कंप्यूटर में हमारा ROM में रह सकता है। तो ROM में रहता है और ये लोडर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये लोडर उठेगा वहां से, ये वहां पे स्टैंड लेगा और सारे प्रोग्राम को धीरे धीरे कहां करता रहेगा, सीपीयू के पास ट्रांसफर करता रहेगा। तो ये काम कौन करता है, ये आपका बूटस्ट्रैप लोडर करता है। लॉजिक याद रखो, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा लोडर है जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी या EPROM या ROM में स्टोर रहता है। तो आंसर आपका होगा बूटस्ट्रैप लोडर। अब एक छोटा सा लॉजिक समझ लो, यहां पे ये करता है क्या। देखो, जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है तो स्टार्ट करने के लिए भी एक प्रोग्राम चाहिए होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोस। नाम सुना होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोस। आमतौर पर वो हमारे ROM में स्टोर रहता है। तो भाई, स्टार्ट करने के लिए उसको भी तो एक्टिव होना होगा, उस बायोस को भी तो मैं एक्टिव करूंगा। तो उस बायोस को एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो वो हमारा होगा बूटस्ट्रैप लोडर की। उसका काम है कि भाई बायोस उठ जाओ और कंप्यूटर को स्टार्ट कर दो। तो भाई, कंप्यूटर स्टार्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे बूटस्ट्रैप लोडर की है। आमतौर पे ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर रहता है। तो ये दो प्रमुख बातें जो बूटस्ट्रैप लोडर के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, राइट डाउन कर लो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत होगा तो मुझसे मिल सकते हो यार। 24/7 मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन है, कहीं भी आप मैसेज करो और हम हमारे सवाल को, हो सकता है कि एट रैंडम जवाब ना दूं, कार्य की व्यस्तता के कारण, मैं कुछ क्लासेस वगैरह करें, लेकिन कभी भी हो सकता है एट मिडनाइट या कभी भी मैं आपके हर बच्चों का मैं जवाब जरूर देता हूं जो मुझे पर्सनली मैसेज आ जाते हैं। तो ये ध्यान जरूर रखना, अगर कोई भी समस्या है तो यू कैन डायरेक्ट टेक्स्ट मी, डायरेक्ट पिंग मी इन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई विल गिव यू आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपके बूटस्ट्रैप लोडर के बारे में। चलिए, दूसरा पॉइंट आता है हमारा बूट लोडर। अब मेरे प्यारे भाई, बूट लोडर क्या है, तो बूट लोडर इज अ पीस ऑफ कोड दैट रन बिफोर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग। यानी सिंपल सा इसके बारे में याद रखो कि बूट लोडर का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का जो जिम्मेदारी है वो बूट लोडर का। एक लाइन में यही याद रखो। तो याद रखना, बूट लोडर क्या है, एक पीस ऑफ कोड है, यानी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है,
दैट रन बिफोर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग। और इसका उपयोग क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने, यानी अभी तक तो बायोस स्टार्ट हो चुका था, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ काम हो सकता है क्या? नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मतलब जब कंप्यूटर बंद रहती है तो वो मेरा हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। तो हार्ड डिस्क से उठा के रैम में भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो मेरे बूट लोडर की है। तो गाइज, तो याद रखना, बूट लोडर का काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर कर देना। एक क्वेश्चन मैं यहां पे और आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा जाता है, विच वन इज ए एसेंशियल कंपोनेंट फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर? विच वन इज ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए प्रमुख प्रोग्राम कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे बस यही कहना है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए बेसिक क्या है? तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप देना ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही टिक करेंगे, यानी कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, यानी कंप्यूटर को बूट करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में ना हो, उसके बाद सेकेंड में आप बूट लोडर या लोडर को टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है तो स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इनबिल्ट है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारी आ जाएगी। तो एसेंशियल कंपोनेंट प्रायोरिटी नंबर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी प्रायोरिटी नंबर 2 पे आपका लोडर या बूट लोडर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर और बूट लोडर, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट के लिए बढ़ते हैं तो वो क्या है, चलिए अगर आगे देखा जाए तो अब हमारे सामने आता है 3 टर्म। एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है? ये तीनों में अगर समानांतरता कहा जाए वो क्या है? तो वो हमारा है ट्रांसलेटर। वो हमारा है ट्रांसलेटर। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारा ट्रांसलेटर है। सबसे कॉमन बात याद रखिएगा, एक पॉइंट में याद करवा दूंगा, तीनों क्या है? तीनों ट्रांसलेटर है। अगर ट्रांसलेटर है तो काम क्या होगा? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। वही अगर मैं असेंबलर की बात करता हूं तो इसका काम है असेंबली लैंग्वेज को, इसका काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन, यानी कि 1010 में। ठीक है, अब यहां पे समझिए सोर्स कोड क्या होता है। वो कोड जो हम लिखते हैं, जैसे C++ या जावा में जो हम लोग लिखते हैं, ये हमारा होता है सोर्स कोड होता है। C++ जावा, ये हमारा क्या हो गया? सोर्स कोड हो गया। और ऑब्जेक्ट कोड क्या हो गया? वो कोड जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। वो कोड जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जैसे कि आपका मशीन ही यहां पे एग्जांपल होगा, मशीन लैंग्वेज। तो याद रखना कि वो कोड जो कंप्यूटर समझता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, मशीन लैंग्वेज उसी का एक एग्जांपल हो गया। और सोर्स कोड वो कोड होता है जो हम लोग टाइप करते हैं, यानी यूजर जो समझता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, जो कंप्यूटर समझता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो सोर्स से ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी है वो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर का है। उसी तरह असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। ये तो आमतौर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसके बारे में आपको हम विस्तार में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेंबलर का। असेंबलर क्या है? इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी मैंने बता दिया था असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मनेमोनिक्स कोड। मनेमोनिक्स कोड, उसे हम लोग कहते हैं मनेमोनिक्स कोड। उसे हमने कहते हैं, याद है, मनेमोनिक्स कोड कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है असेंबली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? मनेमोनिक्स कोड में काइंड ऑफ इसको इस टाइप से लिखा जाता है, जैसे अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं लिखूंगा लोड ए, ठीक है, लोड बी, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा ऐड ए एंड बी, ऐड ए एंड बी, और उसके बाद मैं लिखूंगा स्टोर। ठीक है, स्टोर, मान लो सी में स्टोर करना है सी। तो ये टाइप के जो कोड मैं लिखता हूं ना, ये आपका मोनेमोनिक्स कोड कहलाता है और ये आपका असेंबली लैंग्वेज भी कहलाता है।
तो ये हो गए असेंबलर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम है मेरे प्यारे भाई? तो कंपाइलर काम है इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, बस इसमें फर्क क्या है? इट कन्वर्ट ऑल प्रोग्राम एट ए टाइम। बस याद रखिएगा कंपाइलर में ये सबसे बड़ा ये सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, ये सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। और इट जनरेट सिंटैक्स एरर। ये क्या जनरेट करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमारा सिंटैक्स एरर जनरेट करता है। याद रखिए, ये दो ही पॉइंट है कि हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट कर देना और सारे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करना, सारे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है इंटरप्रेटर। इसका भी सब कुछ सेम है, एज इट इज, जैसा कंपाइलर है उसी तरह इंटरप्रेटर भी, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, जैसे जावा को अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना तो वो इंटरप्रेट होता है, वही अगर सी और सी प्लस प्लस के बारे में बात करूं तो वो मेरा कंपाइल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सी और सी प्लस प्लस कंपाइल होता है, लेकिन जावा आपका इंटरप्रेट होता है। ये दो चीजें याद रखना। और सबसे पहला पॉइंट, अगर इंटरप्रेटर के एडवांटेज की मैं बात करूं तो एरर डिटेक्शन ज्यादा आसान है इंटरप्रेटर में कंपेयर टू कंपाइलर। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरप्रेटर क्या करता है? तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और इसमें एरर ढूंढना ज्यादा आसान है कंपेयर टू कंपाइलर। ठीक है, आई होप सो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट, डिबगर। तो गाइस डिबगर है क्या? तो सबसे पहले समझ लो कि बग क्या होता है। बग क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एरर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में जो एरर आता है उसे हम लोग बग कहते हैं। यानी जो भी प्रोग्रामिंग करने के जो एरर आते हैं उसे हम लोग बग कहते हैं। ठीक है, और डिबग क्या होता है? डिबग, डिबगिंग का जो काम करता है उसे डिबगर कहते हैं। याद रखना, डिबगिंग का जो काम करता है उसे हम लोग डिबगर कहते हैं। तो डिबगर क्या है? डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में एरर को डिटेक्ट करना और रिमूव करने का जो काम है वो मेरा डिबगर का होता है। प्रोग्राम में एरर को ढूंढना और उसे दूर करने का काम है वो मेरा डिबगर करता है। तो याद रखना कि प्रोग्राम के एरर को बग कहते हैं और उस एरर को ढूंढना और दूर करना वो मेरा डिबगर का काम है। ठीक है, चलिए अगला टर्म है एक डिवाइस ड्राइवर। सर डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये भी आपका इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड इंटरफेस ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, इटीज। यार जो भी हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस क्रिएट करते हैं ना उसके लिए इंटरफेस, वहां पे माहौल बनाने का काम जो है वो मेरा डिवाइस है। काइंड ऑफ पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस की जगह पेरिफेरल डिवाइस भी कहेंगे तो कोई गलत है नहीं। तो पेरिफेरल डिवाइस जो भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके लिए इंटरफेस बनाने का काम है वो मेरा डिवाइस ड्राइवर करता है। ठीक है, चलो तो गाइज ये था सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप सो मैंने आपको सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिया, ये सारा चीज क्लियर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्लियर है, आपका डिबगर भी क्लियर है। मैंने ऑलरेडी जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल है ये सारा मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। बढ़िया से नोट्स बना के रखिएगा क्योंकि मैं सैटरडे को, फ्राइडे को फिर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आइए, वहां पे प्री और मेंस दोनों का हम लोग पैरेलली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल के समय में।